हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू देयर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है और इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मानव शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। अब पहले बात कर लेते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो हमारा चल रहा है 12th बायो का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब पर। चैप्टर नंबर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जनन तंत्र, इसमें हमने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र इनके बारे में बात कर ली थी। इसके बाद हमने शुक्र जनन की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेसिंग है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। हमारा आज क्या हेडिंग है, शुक्राणु की संरचना, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम सेकंड हेडिंग स्टार्ट करेंगे युग्मक जनन के अंतर्गत, जो कि क्या होती है अंडजनन यूजेनेसिस, जिसको अगले वीडियो में शूट किया जाएगा। और उसके बाद हमारा लगभग आधा चैप्टर नंबर 3 हो चुका होगा। तो शुक्राणु की संरचना। अब देखिए, शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु का निर्माण किस क्रिया के दौरान होता है या किस क्रिया के द्वारा होता है, तो हमारा आंसर होगा शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होती है यह क्रिया, किसके द्वारा होती है, तो यह क्रिया होती है वृषण में स्थित शुक्र जनन नलिकाओं में। यानी कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में। किसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, तो आपको पता है शुक्र जनन नलिका में आद्य जनन उपकला पाई जाती है। आद्य जनन उपकला में आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं, साथ में स्थर्टूली कोशिकाएं होती हैं। तो आद्य जनन प्राइमोर्डियल जो सेल्स हैं उनके द्वारा स्पर्म्स का निर्माण किया जाता है, या फिर ऐसे कह दें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, स्पर्म का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु क्या है, तो देखिए शुक्राणु एक, अब इसके पास आपको पता है शुक्राणु के पास क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। तो शुक्राणु एक चल एवं अयुग्मित संरचना है। अयुग्मित नहीं, अगुणित करेंगे, अगुणित हैप्लॉइड। शुक्राणु एक चल एवं अगुणित संरचना है। चल का मतलब है इसके पास चलने के लिए कोई संरचना पाई जाती है। अब विशेषकर चलने के लिए क्या पाई जाती है, कशाभिका या पूंछ पाई जाती है। तो इसके पास क्या होती है, पूंछ पाई जाती है, इसलिए ये क्या हो गया, चल संरचना है। अगुणित, अगुणित का मतलब होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। जैसे मानव की प्रत्येक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, और अगुणित कोशिका में कितने होते हैं, 23। तो यह कैसी संरचना है, यह एक अगुणित संरचना है, जिसे अंग्रेजी में हैप्लॉइड कहा जाता है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये हैप्लॉइड कंडीशन होती है, सबकी यह डिप्लॉइड कंडीशन होती है। और एक और कंडीशन हो सकती है लेकिन मानव में नहीं होती है अमूमन, क्या होती है, ट्रिप्लॉइड। क्या होती है, ट्रिप्लॉइड। इसके बारे में भी हम चैप्टर नंबर 5 में बात कर चुके हैं। यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, इनके बारे में देखा था हमने। पादपों में विशेष पाई जाती हैं ऐसी कंडीशंस। तो शुक्राणु एक चल एवं अयुग्मित या अगुणित संरचना है जो मानव या नर युग्मक सॉरी बच्चों, जो मानव में किसके रूप में होता है, नर युग्मक के रूप में होता है। तो मानव में नर युग्मक के रूप में क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु। अब देखिए शुक्राणु को 4 भागों में, अब संरचना की बात कर रहे हैं हम, शुक्राणु को 4 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास शीर्ष, हेड। सबसे पहला पार्ट क्या है शुक्राणु का, शीर्ष। दूसरा गर्दन, ग्रीवा, नेक। पहला पार्ट तो है शीर्ष, हेड। दूसरा है ग्रीवा। तीसरा होता है इसके पास, अब पूंछ नहीं आएगी अभी डायरेक्ट, मध्य भाग या मध्य खंड, मिडिल पीस है। और चौथी है इसके पास पूंछ, टेल। तो ये 4 भागों में शुक्राणु की संरचना को बांटा गया है। अब मैं इसका पहले चित्र बना देता हूं। चित्र को समझने के बाद आपको डिटेल लिख पाऊंगा, और डिटेल अगर चित्र याद हो जाता है तो डिटेल ऑटोमेटिक निकल कर हमारे सामने आती है। तो देखिए
मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ किसका, शुक्राणु का। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, सबसे पहला पार्ट है शीर्ष किसका, शुक्राणु का, स्पर्म का। शीर्ष में सबसे ऊपर की ओर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। शीर्ष में सबसे ऊपर की ओर क्या पाई जाती है, एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कि एक्रोसोम, जिसे एक्रोसोम, और अगर इसको हिंदी में बात करूं तो अग्रपिंडक कहा जाता है। एग्रोसोम अग्रपिंडक, क्योंकि ये शुक्राणु के सबसे आगे वाले भाग में है। सबसे आगे सिर वाला भाग है, और सिर वाले भाग में जो सबसे आगे संरचना है वो क्या है, एक्रोसोम है। इसके नीचे, एक्रोसोम के नीचे सिर वाले भाग में ही न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है हमारा पहला सिर, या कह दूं मैं शीर्ष। तो ये तो हो गया शीर्ष वाला भाग, सिर वाला भाग किसका, शुक्राणु का, जिसमें कितनी संरचनाएं होंगी, दो। कौन कौन सी, एक्रोसोम अग्रपिंडक एवं दूसरा केंद्रक, न्यूक्लियस। इसके बाद यहां छोटा सा पार्ट होता है ग्रीवा। तो इसको तो कहां तक लेंगे, यहां तक। और ये जो इतना सा पार्ट है इसको कहते हैं हम ग्रीवा, गर्दन। क्या कहते हैं, ग्रीवा, गर्दन। इसमें क्या होता है, इसमें दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो तारक केंद्र, पहला और ये दूसरा। तो दो तारक केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीवा वाले भाग में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर वाले भाग में केवल दो चीजें, कौन कौन, एक्रोसोम एंड केंद्रक, एक्रोसोम एंड केंद्रक। दूसरा पार्ट क्या है, ग्रीवा। ग्रीवा में क्या पाए जाएंगे, दो तारक केंद्र। अब जो केंद्रक के पास में स्थित है उसको कहेंगे समीपस्थ तारक केंद्र, जबकि जो दूसरा जो थोड़ा सा दूर स्थित है किससे, केंद्रक से, तो इसको नाम देंगे हम दूरस्थ तारक केंद्र। तो दो तारक केंद्र है हमारे पास, कौन कौन से, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। सेम वही नाम है जैसे पीसीटी डीसीडी, पीसीटी एंड डीसीडी, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका कहाँ होती है, नेफ्रॉन में, और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये हो गए हमारे पास कौन, तारक केंद्र। अब यहां से ग्रीवा के बाद हमारा अगला पार्ट प्रारंभ होता है, जो कि क्या है, मध्यखंड है। ये मैंने बना दिया मध्यखंड, और मध्यखंड के बाद स्टार्ट होगी तीसरा खंड, जो कि सबसे लंबा होता है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा यहां से इसको इधर मोड़ देते हैं। ये लीजिए, शुक्राणु का सबसे लंबा पार्ट क्या होता है, उसकी टेल। शुक्राणु का सबसे लंबा पार्ट उसकी क्या होती है, टेल होती है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बात सुनना, कि जो तारक केंद्र है इससे एक धागे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, धागे का निर्माण होता है। धागा मध्यखंड से गुजरते हुए पुच्छ भाग में प्रवेश करता है, और पुच्छ भाग से होते हुए ये पूंछ के अंतिम भाग को तोड़कर बाहर निकला हुआ होता है। कहाँ निकला हुआ होता है, बाहर। तो पूंछ तो कहाँ समाप्त हो गई, यहां पर समाप्त हो गई बेटा। पूंछ तो कहाँ समाप्त हो गई, यहां, लेकिन जो मध्य का तंतु है वो आगे तक निकला हुआ होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने किसकी बात की, एक तो सिर, दूसरा मध्य भाग, सॉरी ग्रीवा। ये जो तीसरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये है हमारे पास मध्यखंड या मध्य भाग, मिडिल पीस। ये क्या है, मिडिल पीस है। अब मिडिल पीस में ध्यान से सुनिएगा क्या होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि किसको, ये जो अक्षीय तंतु है, कहाँ है सर अक्षीय तंतु, ये जो अक्षीय तंतु है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, जो तारक केंद्र से जो धागा निकलता है इसको अक्षीय तंतु कहते हैं। और इस अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया एक कुंडलित संरचना के रूप में पाए जाते हैं। क्या कहा, मान लीजिए एक धागा आ रहा है, या ये मैंने धागा ले लिया, जिसे कहाँ से निकला है, दूरस्थ तारक केंद्र से, दूरस्थ तारक केंद्र से निकला है, और दूरस्थ तारक केंद्र से निकलकर कहाँ तक, पूंछ के बाहर तक फैला हुआ है। तो इसको कहेंगे हम अक्षीय तंतु। क्या नाम देंगे, अक्षीय तंतु।
अब मान लो ये अक्षीय तंतु है, तो मध्य खंड में क्या होता है, इसके चारों ओर कौन कुंडलित संरचना का निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मध्य खंड में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो इस अक्षीय तंतु के चारों ओर कुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं, यानी कि बीच में कौन रह जाएगा, अक्षीय तंतु, चारों ओर कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया को, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक फीतीनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसका फीतीनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गई, एक स्पाइरल संरचना हो गई, किसमें, मध्य भाग में। इस संरचना को नेवेन कर्ण कहा जाता है। इस संरचना को क्या नाम दिया बेटा, नेवेन कर्ण नाम देंगे। सिंपल सा नाम है, नेवेन कर्ण। यहां पर नाम याद करने, 2-3 नाम आ रहे हैं अच्छे अच्छे, नेवेन कर्ण। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से मध्य खंड की बात कर रहा हूं, अभी सबको नोट कराऊंगा, पहले समझ लीजिए एक बार। नेवेन कर्ण कहाँ है, मध्य भाग में, ठीक है। अब नेवेन कर्ण के चारों ओर, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल है, जो स्पाइरल है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया के, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि नेवेन कर्ण के चारों ओर मध्य भाग में परिधि की ओर, मध्य भाग में नेवेन कर्ण के चारों ओर परिधि की ओर कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है। कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है और उस परत को क्या नाम देंगे, मैनचेट नाम दिया जाता है। क्या देते हैं, मैनचेट, मैनचेट। तो 2 नाम आ गए अभी तक बेटा, कौन कौन से, नेवेन कर्ण, मैनचेट। अब तीसरा नाम सुनिए। तीसरा नाम है एन्युलस या जेनसन वले। तीसरा नाम क्या है, एन्युलस या जेनसन वले, जो कि मध्य भाग के सबसे नीचे की ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मध्य भाग के सबसे नीचे की ओर। क्या नाम देंगे इसको, यह है बेटा, कहाँ लिखे नाम, यहां लिख देते हैं, जेनसन, जेनसन वले या एन्युलस, जेनसन वले या एन्युलस। अब देखिए इसका काम क्या है सर। अच्छा, काम की बात करते हैं। एक्रोसोम और अग्रपिंडक, एक्रोसोम और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं, शीर्ष का निर्माण करते हैं। ग्रीवा में क्या पाए जाते हैं, तो हमारे पास 2 क्या पाए जाते हैं, तारक केंद्र पाए जाते हैं। और मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं, नेवेन कर्ण। नेवेन कर्ण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पाइरल तंतु। दूसरा मैनचेट, और तीसरा क्या है हमारे पास, जेनसन वले एन्युलस। नाम याद हो गए। फिर हमारे पास मध्य खंड में बस इतना ही है। अब मध्य खंड के बाद स्टार्ट होती है हमारी सबसे लंबी संरचना, जो शुक्राणु का सबसे मेजर पार्ट है। क्या है, पूंछ। इसमें कौन होगा सर, तो बेटा इसमें एक तो कौन है, अक्षीय तंतु है, जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। एक तो क्या है, अक्षीय तंतु है। दूसरा इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य। और तीसरा इसकी प्लाज्मा झिल्ली। क्या है इसके पास, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये 3 चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पूंछ का। तो ये चौथा पार्ट हमारा क्या है, पूंछ। चौथा पार्ट क्या है बेटा, पूंछ है। अब मैं सबके काम बता देता हूं एक बार, फिर इसको नोट करना है बस। एक्रोसोम, अग्रपिंडक, यह वह पार्ट है जो शुक्राणु का कहां प्रवेश करता है, अंडाणु में। कहां पर प्रवेश करता है, निषेचन की क्रिया होती है तो कौन प्रवेश करेगा बेटा, ये केवल इतना सा पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि सिर। अंडाणु में केवल कौन सा पार्ट प्रवेश करेगा शुक्राणु का, तो केवल सिर होगा। इसके अलावा ना तो मध्य खंड प्रवेश करता है और ना ही पूंछ प्रवेश करती है। ये दोनों, जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाली संरचना को हटा देता हूं मैं। ये चित्र आपको नोट डाउन करना है बेटा, ये चित्र बनाना है। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, अंडाणु है। क्या है, अंडाणु। इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है पहला, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। और इसके ऊपर भी एक और आवरण पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। कौन कौन से आवरण है सर, किस पर है, पहली बात सुन लीजिए, अंडाणु पर है। ये जो आवरण है इसको जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। और ये जो आवरण है बहुत सारी कोशिकाओं का बना होगा, ऐसी बात नहीं कि सर सिंगल लेयर होगी। इसको कहते हैं हम कोरोना रेडिएटा। सर कोरोना तो वैसे ही रेडी है, इसे क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा। तो देखिए, अब जब यहां पर शुक्राणु आता है, इसका भेदन करता है, मान लीजिए यहां पर आ रहा है, तो यहां से केवल और केवल कौन सा पार्ट प्रवेश करेगा, एक्रोसोम वाला और केंद्रक वाला, यानी कि सिर। बाकी क्या, ये बाकी का जो पार्ट है ये कहाँ रह जाएगा, ये बाहर रह जाएगा। अब देखिए, इसके पास क्या है, शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है बेटा, तो इसको 2 परतें भेदनी होंगी। 2 परतों को भेदते हुए अंडाणु में प्रवेश करेगा। कौन कौन सी, कोरोना रेडिएटा
और दूसरी जोना पेलिसिडा। तो इसके पास यानी कि शुक्राणु के पास कुछ ऐसे एंजाइम होने चाहिए जिनकी सहायता से यह अंडाणु के दोनों परतों को गला सके। तो इसके पास क्या है, एक्रोसोम के पास क्या पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनकी सहायता से यह अंडाणु को भेदता है। तो एक्रोसोम का काम क्या होगा बेटा, इसके पास कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे हाइल्यूरोनिडेज, जो हमारे पास दूसरा आवरण है या बाहर की तरफ पहला आवरण है कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं हैं इनके बीच में हाइल्यूरोनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसकी कोशिकाएं पास में चिपकी होती है। कौन सा अम्ल, हाइल्यूरोनिक अम्ल। तो इसके पास क्या मिलेगा सर, एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिक अम्ल कहाँ मिलेगा, अंडाणु के चारों तरफ, और हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कहाँ मिलेगा, अंडाणु में शुक्राणु में एक्रोसोम के पास। इसमें शुक्राणु में एक्रोसोम के पास। तो इसके पास एंजाइम होंगे, कैसे एंजाइम होंगे, जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज है, कैथेप्सिन है, प्रोएक्रोसिन है, ये सारे एंजाइम हैं जो केवल किसके पास पाए जाएंगे, एक्रोसोम के पास। तो एक्रोसोम के पास एंजाइम पाए जाएंगे जो शुक्राणु के भेदन में सहायता करता है। पहला काम हो गया एक्रोसोम का। दूसरा केंद्रक में बेटा क्या होगा, यहाँ पर इसका आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए होगा। जैसे हमारे मानव की बात करें तो हमारी प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है बेटा, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति की बात करूं तो कैसे होती है, क्षारीय। तो क्षारीय प्रकृति के हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है किसमें, केंद्रक में। और एक्रोसोम और केंद्रक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शीर्ष का, ये सिर का। केंद्रक का काम क्या है सर, यही तो वह पार्ट है जो आनुवंशिक सूचना को लेकर जाता है, जिससे कि सूचना का या जो युग्मनज का विकास होगा उसका निर्धारण होगा, उसका क्या रंग होगा, क्या रूप होगा, ये सारी चीजें किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं ग्रीवा में आपको पता है दो क्या पाई जाते हैं, सेंट्रोसोम, तारक केंद्र पाए जाते हैं। अब एक तारक केंद्र क्या करता है, इस शीर्ष के साथ कहाँ प्रवेश करेगा, अंडाणु में। और अंडाणु ये किस अवस्था में रुका हुआ है बेटा, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुका हुआ होता है। किस अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट। क्यों, इसकी प्रोफेज फर्स्ट के बाद की कोई अवस्था स्टार्ट नहीं होती है। कब स्टार्ट होगी, जब यह तारक केंद्र यहां से कहां प्रवेश करेगा, अंडाणु में प्रवेश करेगा, तब जाके इसके आगे के विभाजन होंगे। तो इसको जाना यहां पर जरूरी था। तो ये जो प्राथमिक हमारे पास या समीपस्थ तारक केंद्र है, ये भी कहां प्रवेश करेगा, अंडाणु में। काम क्या होगा, जो अंडाणु है उसका आगे विभाजन करवाना। दूसरा हमारे पास ग्रीवा वाले भाग में क्या है, दूरस्थ तारक केंद्र है। दूरस्थ तारक केंद्र द्वारा एक तंतु का निर्माण किया जाता है, जैसे अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट, अक्षीय तंतु कहा जाता है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा। इसके बाद तीसरा भाग मध्य खंड या मध्य भाग है। इसमें क्या पाए जाते हैं, नेवन क्या है, वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनके स्पाइरल बैंड है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल बैंड को हम क्या कहते हैं, नेवन कहते हैं। तो इसका काम क्या है बेटा, अब जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहा जाता है या ऊर्जा का उत्पादन स्थल कहा जाता है, पावर हाउस। तो नेवन क्या है, नेवन द्वारा शुक्राणु के लिए ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। और मध्य खंड को इसी के कारण क्या कहा जाता है, ऊर्जा कक्ष कहा जाता है। किसको, मध्य भाग को क्या कहा जाएगा, ऊर्जा का कक्ष। मेनचेट का कोई काम नहीं है, हालांकि कह सकते हैं धक्के वगैरह से इसकी सुरक्षा करना। और इसके बाद क्या है, जेनसन वलय, जो कहाँ पाई जाती है, मध्य भाग में या मध्य खंड में पाई जाती है। तो जेनसन वलय एक ऐसी वलय या रिंग है जिसके द्वारा इस नेवन कर्ण को पूंछ में आने से रोका जाता है। तो जेनसन वलय जो वलय है, जेनसन रिंग या इसको कहा जा सकता है एन्युलस, इसके द्वारा इस नेवन कर्ण को पूंछ वाले भाग में जाने से रोकना होता है। तो सबके काम हो गए। और पूंछ वाले भाग का काम क्या है, शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना। यानी कि शुक्राणु हमने लिखा चल संरचना है, अयुग्मित संरचना है। तो चल संरचना किसके कारण है, क्योंकि इसके पास क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, टेल पाई जाती है। यह मूवमेंट करती है, तरंग गति या तरंगित गति करते हुए क्या करती है, ये शुक्राणु आगे बढ़ता है। क्या करता है, शुक्राणु आगे बढ़ता है। तो अब जो मैंने बोला है इसको हमें नोट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इस चित्र को बनाएं, उसके बाद हम लिखेंगे डिटेल। इस चित्र को आपको नहीं बनाना है, ये आगे हम इसी चैप्टर में बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई है शीर्ष, सिर। अब आपको पता है कि शुक्राणु की संरचना का पहला भाग कौन होता है, सिर होता है, जिसमें दो संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक, और दूसरी होती है केंद्रक। तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
कि यह शुक्राणुगा प्रारंभिक भाग है। कैसा भाग है? प्रारंभिक भाग है, जिसकी आकृति अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है, जिसकी आकृति अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है। अब आप, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलना, क्योंकि राइटिंग जल्दी जल्दी में खराब हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं मानव में बात करें तो शीर्ष की आकृति कैसी होगी बेटा? अंडाकार। शीर्ष की आकृति, या यहां लिख देते हैं मानव में शीर्ष, किसका शीर्ष? शुक्राणु का शीर्ष अंडाकार एवं पार्श्व में चपटा होता है। पार्श्व में चपटा। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, इस फोटो में आप देख सकते हो किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। मानव में शीर्ष कैसा होगा? अंडाकार एवं पार्श्व में चपटा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहीं पर लिख देता हूं, टोटल शुक्राणु की संरचना, तो टोटल शुक्राणु जो है वो चम्मचाकार होता है, चम्मच के आकार का। यानी कि चम्मच को क्या बोला जाता है? स्पून। तो स्पून शेप। तो अगर मैं बात करूं, अब क्वेश्चन देखिए, आज ही इस वीडियो का टेस्ट है 12th वालों का, तो आज ही वीडियो में जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना है। टेस्ट है तो कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा बात को। कि शुक्राणु की संरचना की बात करूं तो बेटा वो तो होगी चम्मचाकार, स्पून शेप्ड, जबकि केवल और केवल शुक्राणु के शीर्ष की बात करूं तो वो होगा अंडाकार और पार्श्व में थोड़ा सा पिचका हुआ चपटा। तो अब आपको पता है कि शीर्ष में निम्न दो संरचनाएं पाई जाती हैं। शीर्ष में निम्न दो संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक्रोसोम एंड केंद्रक। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम इसमें, स्मॉल ए लगा देते हैं, एक्रोसोम, या इसी को कहा जाता है अग्र पिंडक। एक्रोसोम, क्या नाम दिया? एक्रोसोम। अब आपको पता है कि एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष की वह संरचना है जो टोपीनुमा होती है। कैसी संरचना है? टोपीनुमा। यानी कि यह केंद्रक के ऊपर स्थित होती है और केंद्रक को टोपी के समान ढके हुए होती है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में, शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। एक और चीज कि इस एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय से होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद करना है। दूसरी बात, एक्रोसोम के बारे में क्या विशेषता है कि इसके पास क्या होते हैं बेटा? एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। एक्रोसोम में कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इन एंजाइम को स्पर्म लाइसिन कहते हैं। स्पर्म लाइसिन, जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज, प्रोएक्रोसिन, हाइल्यूरोनिडेज है, प्रोएक्रोसिन है, कैथेप्सिन है। ये सभी एंजाइम किसके पास पाए जाते हैं? एक्रोसोम के पास पाए जाते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हो गया। दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या है? केंद्रक। दूसरी हेडिंग क्या है हमारे पास?
केंद्रक, और जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस, केंद्रक। अब जैसा कि आपने संरचना देखा था, इसकी संरचना में क्या देखा हमने कि सबसे पहले तो टोपी नंबर संरचना एक्रोसोम, एक्रोसोम के नीचे केंद्रक। तो केंद्रक कहाँ पाई जाएगी, यह शीर्ष में एक्रोसोम के नीचे स्थित संरचना है। किसके नीचे स्थित संरचना है, तो एक्रोसोम के नीचे स्थित संरचना है, जिसमें बेटा क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ, और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन होगा, डीएनए। तो जिसमें आनुवंशिक पदार्थ एवं हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन की अगर प्रकृति की बात की जाए तो ये कैसी होगी, क्षारीय। तो यह शीर्ष में एक्रोसोम के नीचे स्थित संरचना है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, तो डीएनए यानी कि आनुवंशिक पदार्थ और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो केंद्रक ही वह संरचना है जिसके द्वारा इसके शीर्ष की आकृति का निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा शुक्राणु के शीर्ष की आकृति का निर्धारण किया जाता है। यानी कि शीर्ष किस आकृति का होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। और इसमें लास्ट लाइन क्या है, इसका काम यह है आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। तो जैसा कि मैंने इस सब के बारे में आपको पहले समझा दिया है, पहले समझने का काम किया, बस अब क्या कर रहे हैं, इसको नोट डाउन करने का काम कर रहे हैं, इसको लिखने। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हमारा ये दूसरा भाग जो है हमारा हो चुका है। क्या है हमारे पास दूसरा भाग, केंद्रक। आगे चलते हैं इसके बाद। तो अब तक क्या देखा हमने अभी तक शुक्राणु के केवल शीर्ष की बात की, जिसमें कौन कौन से भाग होंगे, 2, केंद्रक और पहला भाग एक्रोसोम, जो कि केंद्रक के ऊपर टोपी नुमा संरचना में स्थित होता है, टोपी का निर्माण करता है। दूसरा क्या है हमारे पास, ग्रीवा। तो दूसरी हेडिंग डालते हैं हम, ग्रीवा, नेक, NECK, नेक। अब क्या लिखेंगे कि यह एक छोटा सा पार्ट है जो कि शुक्राणु के शीर्ष एवं मध्यखंड या मध्य भाग के बीच स्थित होती है। यह शुक्राणु का छोटा या सबसे छोटा भी कह सकते हैं, यह शुक्राणु का छोटा एवं शीर्ष व मध्य भाग के बीच स्थित भाग है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, जिनको समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। तो जिसमें 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले हमारे पास समीपस्थ तारक केंद्र, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूरस्थ तारक केंद्र। एक तो यानी कि केंद्र के पास में स्थित है, बगल में स्थित है, इसलिए उसको नाम दिया समीपस्थ तारक केंद्र। जबकि दूसरा क्या होता है, दूर स्थित होता है, जबकि उसके नाम देंगे दूरस्थ तारक केंद्र। अब दोनों के बारे में एक और विशेषता है, क्या, ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। कैसे सर, तो मान लीजिए, अब आपको पता होना चाहिए कि जो तारक केंद्र है ये बेलनाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, बेलनाकार। तो ये मान लीजिए क्या है, तारक केंद्र है,
तो ये एक दूसरे के समकोण पर स्थित कैसे होंगे? मान लीजिए एक ऐसे स्थित है तो दूसरा कैसे स्थित होगा? ऐसे। दोनों ऐसे स्थित नहीं होंगे, ऐसे स्थित होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। अब आपको पता है कि समीपस्थ तारक केंद्र तो कहां जाएगा बेटा? निषेचन की क्रिया के द्वारा अंडाणु में पहुंचेगा, और अंडाणु में पहुंचने के बाद जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में अंडाणु रुका हुआ था उसके विभाजन को आगे की ओर प्रेरित करेगा। लेकिन जो दूरस्थ तारक केंद्र है इसके द्वारा आपको पता है एक धागे का निर्माण किया जाता है, और धागे को हम क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट, यानी कि अक्षीय तंतु। तो अगला स्टार लगा के क्या लिखेंगे कि दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा, दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा एक पतले तंतु फिलामेंट का निर्माण किया जाता है, जिसे अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट। तो दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा एक पतले तंतु का निर्माण किया जाता है। तो याद रखना बेटा, सबसे पहले तो किसके द्वारा किया जाता है? दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या नाम दिया गया है इसको? अक्षीय फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, अक्षीय तंतु। तो ये हो जाता है हमारा यहां पर दूसरा जो भाग है ग्रीवा, कंप्लीट। तीसरी हेडिंग डालेंगे हम मध्य भाग, MIDDLEPIC, मिडिल पीस। तीसरी हेडिंग क्या है? मिडिल पीस, मध्य भाग। अब मध्य भाग में क्या होता है? तो सबसे पहले तो एक अक्षीय तंतु जो आ रहा है वो मध्य भाग से होते हुए कहां पहुंचता है? पूंछ में, और पूंछ को भी भेदते हुए कहां पहुंच जाता है? पीछे, आगे की ओर। दूसरी बात, इसमें 3 शब्द हमने देखे, नेवेनकर्ण, मेंचेट, जेनसेन-मले। इन तीनों के बारे में बात करनी है। और आपको पता है मध्य भाग एक बड़ा भाग है जिसमें 3 संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके नाम अभी मैंने बताए। तो क्या लिखेंगे हम कि यह शुक्राणु का ग्रीवा से पीछे की ओर स्थित भाग है। हालांकि ग्रीवा की तुलना में यह कैसा होगा? मोटा होगा। यह शुक्राणु का ग्रीवा से पीछे की ओर स्थित भाग है, जिसमें के आगे मैं डैश लगा के छोड़ रहा हूं। 3 पॉइंटों में हम तीनों संरचनाओं की बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? नेवेनकर्ण। नेवेनकर्ण क्या है? नेवेनकर्ण तो मध्य भाग में, कहां पर? मध्य भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में लिख दिया बेटा यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर एक कुंडलित स्पाइरल, एक कुंडलित धागेनुमा या फीतेनुमा, मध्य भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर एक कुंडलित फीतेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो फीतेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे नेवेनकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेवेनकर्ण। अब ये चूंकि क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इसका काम क्या हो गया बेटा? इसका काम हो गया ऊर्जा का उत्पादन करना। यह शुक्राणु में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसी कारण अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और चूंकि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाई जाते हैं? मध्यखंड में। तो मध्यखंड को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कक्ष। क्या कहेंगे? ऊर्जा कक्ष। तो इसी कारण मध्य भाग को क्या कहा जाएगा? इसी कारण मध्य भाग को ऊर्जा कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा कक्ष कहा जाता है।
एनर्जी चैम्बर। तो ये तो थी हमारी पहली हेडिंग मध्य भाग में, क्या थी, नैवेनकरण। अब दूसरी हेडिंग लेते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लें एक बार। अब हम लेते हैं दूसरी हेडिंग, किसके अंतर्गत, मध्य भाग में। हमने कहा था 3 हेडिंग है, एक तो पढ़ ली है हमने नैवेनकरण, दूसरी क्या है यहां पर मेनचेट। दूसरी हेडिंग क्या है हमारे पास, मेनचेट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ने तो क्या बना दिया, नैवेनकरण, यानी कि स्पाइरल बेंड बना लिया। अब इस स्पाइरल बेंड के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एक पतले आवरण के रूप में पाया जाता है, जिसे हम मेनचेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनचेट। मेनचेट, नैवेनकरण और जेन्सेन की जो वलय है, ये तीनों शब्द आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इन तीनों शब्दों से कई बार विभिन्न सारे कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तीनों शब्द आपको याद होने चाहिए, इनके काम याद होने चाहिए, ठीक है। मेनचेट यह ऐसे लिखते हैं, मध्य भाग में नैवेनकरण के चारों ओर कोशिका द्रव्य, मेनचेट किसे कहते हैं, तो मध्य भाग में नैवेनकरण के चारों ओर, किसके चारों ओर, नैवेनकरण के चारों ओर कोशिका द्रव्य एक पतली, उसको मत करो बेटा, एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे मेनचेट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, मेनचेट कहा जाता है। तो मेनचेट क्या है, वास्तव में कोशिका द्रव्य है। कहां पाया जाएगा, शुक्राणु के मध्य भाग में। किसके चारों ओर, तो नैवेनकरण के चारों ओर। नैवेनकरण किसके चारों ओर पाया जाता है, तो आंसर होगा एक्सियल फिलामेंट, अक्षीय तंतु के चारों ओर। तो इसे मेनचेट कहा जाता है, हालांकि इसका कोई काम विशेष नहीं है। तीसरी हेडिंग क्या है हमारे पास, जेन्सेन वलय, जेन्सेन रिंग, जेन्सेन वलय, जैसे एन्युलस कहा जाता है। एन्युलस कहां पाई जाती है, मध्य भाग में। तो यह शुक्राणु के मध्य भाग के अंतिम छोर पर, कहां पर, नीचे अंतिम छोर पर पाई जाने वाली अंगूठी के समान, यानी कि किसके समान, वलय के समान, वलय के समान संरचना है। किसके समान संरचना है, एक वलय के समान, गोल रिंग के समान। तो यह मध्य भाग के अंतिम छोर पर पाई जाने वाली वलय के समान संरचना है, ठीक है। कार्य की बात करते हैं, तो क्या था कार्य, कि यह किसको, नैवेनकरण को कहां जाने से रोकता है, पूंछ में जाने से रोकता है। यह नैवेनकरण को मध्य भाग से पूंछ में जाने से रोकता है। मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलना, राइटिंग में मत जाना, खराब हो सकती है जल्दी। तो बेटा ये क्या था, ये थी हमारा तीसरा पार्ट मध्यकर्ण, जिसमें हमें 3 शब्द विशेष कर याद रखने हैं। सबसे पहला नैवेनकरण, माइटोकॉन्ड्रियाओं का बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया से निर्मित फीतीनुमा संरचना है। दूसरा मेनचेट, कोशिका द्रव्य है, जो किसके चारों ओर, नैवेनकरण के चारों ओर पाया जाएगा, मध्यखंड में पाया जाएगा। और तीसरा जेन्सेन वलय, ये क्या करती है, नैवेनकरण को कहां पर, पूंछ में जाने से रोकती है। इसके बाद हमारी अंतिम हेडिंग आएगी पूंछ, 4th हेडिंग, पूंछ, टेल। अब जैसा कि आपको पता है यह शुक्राणु का सबसे लंबा पार्ट है, तो पहले ये नोट करते हैं, यह शुक्राणु का सबसे लंबा एवं अंतिम, सबसे लंबा एवं अंतिम भाग है। कैसा भाग है, सबसे लंबा है, और सबसे छोटा कौन, ग्रीवा। सबसे लंबा भाग है एवं अंतिम भाग है। तो चलिए क्या बात कर रहे हैं, लाइट जलाने चला गया था बेटा। टेल, पूंछ, यह है शुक्राणु का सबसे लंबा एवं अंतिम भाग है। अब देखिए पूंछ में क्या पाया जाता है, इसमें अक्षीय तंतु होगा सबसे पहले, तो एक्सियल फिलामेंट जिसे कहा, किससे बनता है, दूरस्थ तारक केंद्र से। इसमें
अक्षय तंतु, कोशिका द्रव्य एवं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी कह सकते हो। कोशिका द्रव्य एवं प्लाज्मा झिल्ली आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। तो ये तीन जो संरचना है ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पूंछ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पूंछ का निर्माण करते हैं। कौन कौन? अक्षय तंतु, हमें पता है कि पूंछ का निर्माण वास्तव में कौन करता है? अक्षय तंतु। इसके चारों तरफ क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होगा और प्लाज्मा झिल्ली होगी। ये तीनों संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पूंछ का निर्माण करते हैं। अब हम अगर थोड़े से और बड़े लेवल की बात करें, थोड़े से और बड़े लेवल की बात करें तो यहां पर देखिए पूंछ को दो भागों में बांटा जाता है। पूंछ को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वह पार्ट, जैसे कि मान लीजिए ये पूंछ आ रही है यहां से, तो एक तो पूंछ का वह पार्ट होता है जो मुख्य खंड कहलाता है, जिसमें मुख्य जो पूरी संरचना में क्या पाया जाएगा? अक्षय तंतु पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। जबकि दूसरा एक ऐसा भाग भी होता है पूंछ के पास जिसमें केवल और केवल अक्षय तंतु पाया जाएगा। क्या नहीं होगा इसमें? ना तो इसमें कोशिका द्रव्य होगा और ना ही इसके पास प्लाज्मा झिल्ली होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, 12th की एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में इनके बारे में बताया हुआ नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। तो आज का वीडियो किसके ऊपर था बेटा? मानव शुक्राणु की संरचना के ऊपर। किसके ऊपर था? मानव शुक्राणु की संरचना। और यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।